अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालाइजिंग डाटा के ऊपर। ये डाटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर फोर्थ स्टेप है हमारे पास। नंबर 1 पे हम लोगों ने जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस किया। नंबर 2 पे डाटा को कलेक्ट किया, यानी कि कलेक्टिंग द डाटा की टर्म पढ़ी, उसका पूरा स्टेप डिस्कस किया। नंबर 3 पे हम लोगों ने उस कलेक्टेड डाटा को क्लीन किया, साफ किया, नीट एंड क्लीन बनाया। उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज थी तो उसको हम लोगों ने फिल किया, अगर कोई चीज़ें रेलेवेंट थी तो उसको निकाल दिया। यानी कि हम लोगों ने डाटा को क्लीन किया और एनालाइज वैलिडेट किया उसी स्टेप के अंदर। वो कलेक्टिव एक स्टेप था। 3 प्रोसेस हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद नीट कर लेते हैं, यानी कि हम लोग डाटा को क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, सारा डाटा करेक्ट कर लेते हैं, देन एनालाइजिंग की तरफ चलते हैं। अब डाटा एनालाइजिंग का क्या मतलब है? यानी कि डाटा का एनालिसिस करना। एनालिसिस करने से मुराद ये है कि भाई आप ये देखें कि अब आपका डाटा आपको क्या आंसर दे रहा है। आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको क्लीन किया। अब आपने उस कलेक्टेड डाटा में से, क्योंकि क्लीन करने से फायदा ये हुआ ना कि अगर वो क्लीन ना करते, गलत होता डाटा, तो ऑब्वियसली फिर आप जब एनालाइज करते तो रिजल्ट भी गलत निकलता, ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी गलत होती। इसलिए हमने क्लीन कर लिया। अब हम उस डाटा को जो है क्लीन्ड डाटा को, साफ वाले डाटा को अगर हम दोबारा से एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें से रिजल्ट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? रिजल्ट्स। और उस रिजल्ट को ही हम लोगों को बेसिकली, हमें उस रिजल्ट को ही फाइंड करना था। हमारा टारगेट ही ये था कि हमें वो रिजल्ट चाहिए। वो नंबर की बेस में सूरत में हो सकता है, वो कोई काउंट हो सकता है, वो किसी फ्रीक्वेंसी की सूरत में आपको आंसर मिल सकता है। वो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली किस तरह से प्रोसेस पूरा काम करता है। देखें जी, एनालाइजिंग डाटा से मुराद ये है व्हाट डज दिस डाटा टेल्स अस, यानी कि डाटा जो है ना वो हमें क्या बता रहा है, हमें किस चीज का आंसर दे रहा है। ये बेसिकली समझ लीजिए पूरा आपका स्टेप है क्या, एनालाइजिंग द डाटा। आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया वो आपको क्या बताता है, अब आपको क्या रिजल्ट क्या दे रहा है, क्या फेवर क्या दे रहा है, क्या बताया उसने आपको, आपको क्या समझ में आया उस चीज से। एनालाइज किया ना आपने, तो वो एनालाइज के स्टेप में हम लोग ये सारा काम करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें, अगर आप बुक पे एज इट इज नहीं है, लेकिन आप ये दोनों डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं, जो जिसको अच्छी लगे। Data analysis is the process of examining collected data to find useful information, patterns, trends and answer to our questions। यानी कि हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए, हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कोई पैटर्न निकालना है, हमें कोई ट्रेंड पता करना है, तो हम लोग डाटा एनालिसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डाटा एनालिसिस का प्रोसेस सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा रॉ डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। हमें किसी के अंदर का कोई पैटर्न, डाटा के अंदर कोई पैटर्न चल रहा है, हमें वो पता चल जाए, हमें ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाए, हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें, इसीलिए डाटा एनालिसिस का प्रोसेस रन किया जाता है। और भी सिंपल डेफिनेशन, एनालाइजिंग डाटा मींस स्टडीइंग द डाटा केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स अस। डाटा एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस का मतलब ये है कि एनालाइजिंग डाटा एक ही बात है, एनालिसिस ऑफ डाटा या एनालाइजिंग द डाटा। एनालाइजिंग डाटा मींस कि हमने ये चीज स्टडी करना है कि डाटा हम इतना केयरफुली स्टडी करें, वो कहता है कि आपको ये समझ आ जाए कि आपका डाटा आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको उसके अंदर से रिजल्ट निकालना है। अच्छा जी, ये तो होगी जरा डेफिनेशन। हम थोड़ी सी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। देखिए जी, एग्जांपल है, आप लोगों ने एक स्कूल के अंदर एक सर्वे किया, लेट्स से आपने 20 स्टूडेंट्स है ना, पूछा कि जी आपका फेवरेट जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है। अब बच्चों ने डेफिनेटली वो, लेट्स से उनके 5 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्होंने 5 के अंदर रह के आंसर देना ना। 20 बच्चों ने अब उन 5 आंसर्स में से हर बार एक आंसर चूज करना है, ऐसे ही है। अब आप उस 20 के आंसर को अगर आप अलग अलग से डिस्कस करोगे, अलग अलग से रीड करोगे, तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप तमाम बच्चों के आंसर्स को काउंट कर लोगे। इंग्लिश वाले बच्चे अलग, मैथ्स वाले बच्चे अलग, फिजिक्स वाले बच्चे अलग, कंप्यूटर वाले बच्चे अलग और केमिस्ट्री वाले बच्चे लेट्स से अलग। आपने 5 सब्जेक्ट्स पूछे थे, कोई भी 5 दिए, उनमें से आपने फेवरेट के काउंट्स को अलहदा कर लिया। ये जो आपने काम किया है ना, ये जो आपने काउंट्स बना लिए हैं, अब आपको क्या फायदा होगा? अब आपको फायदा ये होगा कि आप क्विक आंसर दे सकते हो, यहां से तज्जिया करने के बाद क्विक आंसर दे सकते हो कि बच्चों का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। लेट्स से कि जी 5 वोट आते हैं आपके किसी एक सब्जेक्ट के, लेट्स से इंग्लिश के, 7 वोट्स आते हैं किसी एक से, और 7 से अबव वोट किसी सब्जेक्ट को लेट्स से नहीं मिलते, ठीक है जी। तो आपका ऐसी सूरत में आप कहते हो कि जी ये जो 7 वाला सब्जेक्ट है ना, ये हमारा जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चों जो है इसको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं इस सब्जेक्ट को, तो इसके ऊपर हमें बेहतरी करनी चाहिए, इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, टीचर के साथ जो है वो हमें मीटिंग करनी चाहिए, या वट जो भी आपका टास्क है वो बात की बात है। ये बेसिकली डाटा एनालिसिस का काम होता है कि जब आप एक डाटा के अंदर से क्या करते हो, एक डिसीजन ले लेते हो। इसी तरह से हजारों एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल के तौर वो भी हम डिस्कस करते हैं। डाटा एनालिसिस के अंदर एक्चुअली टोटल 3 चीजें होती हैं। व्हाट डज इट मीन टू एनालाइज डाटा? एनालाइजिंग डाटा मींस केयरफुली एग्जामिनिंग डाटा टू 3 चीजें, समराइज इट,
कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स एंड फाइंड द पैटर्न्स। ये 3 काम हमने करने हैं। समझ लीजिए डेटा एनालिसिस के अंदर ये 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले नंबर पे समराइज करते हैं। ये जो मैंने अभी किया, मैंने 20 बच्चों का रिजल्ट लिया, लेकिन मैंने उनके काउंट्स अलग कर दिया। आप 20 छोड़े, आप 500 स्टूडेंट्स के ऊपर सब्जेक्ट करते हो सर्वे, आप 10,000 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे करते हो, तो हर एक के आंसर को अलग से डिस्कस नहीं कर सकते। आपके पास डेफिनेटली आंसर की चॉइसेस जो है वो तो सिलेक्टिव होंगी ना, वो तो कुछ स्पेसिफिक ही है, 4, 5, 10, 15। आप क्या करोगे, तमाम बच्चों के आंसर्स को काउंट कर लोगे। काउंट करने से फायदा क्या होगा कि आपका कुल रिजल्ट जो है ना वो छोटा हो जाएगा। समराइज कर लोगे ना, आप चीजों को कलेक्ट कर लोगे एक जगह पर। जैसे आपने चले जी 500 बच्चों का सर्वे किया और अब आपने फेवरेट सपोर्ट पूछा। 250 बच्चे ने 250 स्टूडेंट्स ने ये बोला या कैंडिडेट्स ने ये बोला कि हमें क्रिकेट पसंद है, 150 स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें फुटबॉल पसंद है, और बाकी का जो हमारे पास पीछे काउंट बच गया, यानी कि 250 प्लस 100 350 हो गया। बाकी के 150 स्टूडेंट्स ने वो डिफरेंट आंसर्स दे दिए। किसी ने बैडमिंटन कह दिया, किसी ने हॉकी कह दिया, व्हाटएवर, किसी ने वॉलीबॉल कह दिया। तो हमने क्या किया कि हमने अब जब ये काउंट बना लिया तो मुझे वो 500 बच्चे की लिस्ट नहीं पढ़नी पड़ी, मुझे वो 5 से 6 गेम जितनी भी थी उनके सामने के 5 या 6 कॉलम्स पढ़ने पड़े। तो ये बेसिकली समराइजिंग होता है, इससे आप रिजल्ट अच्छे तरीके से अपना निकाल लेते हो। नंबर 2 पे कंपेयर द डिफरेंट ग्रुप्स। अब आपने सर्वे किया, आपने कहा जी स्कूल के अंदर बच्चों से भी पूछें, यानी कि गर्ल्स से भी पूछें और जो है बॉयज से भी पूछें, फीमेल्स और मेल दोनों से पूछना आपने। अब आपने दोनों का डाटा कलेक्ट कर लिया। लेट्स से कि जब हमने टोटल काउंट किया, समराइज किया एंड पे, तो फिर हमें कंपैरिजन में बड़ा फायदा होता है। जैसे कि आपके टोटल 10 बच्चों ने, 10 मेल स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें क्रिकेट पसंद है, और टोटल 10 फीमेल स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें फुटबॉल पसंद है, और बाकी के कुछ बचे, कुछ मेल और कुछ फीमेल के आंसर थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन हाईएस्ट काउंट जो था 10 क्रिकेट का और 10 फुटबॉल का था। तो आपको समझ आ जाएगी आप क्या रिजल्ट निकालोगे। आपको रिजल्ट ये निकालने में हेल्प हुई कि भाई बच्चों का, जो बॉयज हैं या मेल स्टूडेंट्स हैं, उनका मोस्टली जो है फेवरेट जो है वो स्पोर्ट वो क्या है, क्रिकेट है, और जो बच्चियां हैं यानी कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका फेवरेट सपोर्ट जो है वो कौन सा है, फुटबॉल है। तो ये आपने कंपैरिजन से जो है वो आंसर निकाल लेना होता है। इसी तरह से मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग का डाटा, इसी तरह से आप लोग जो है वो क्लास ए वर्सेस क्लास बी का डाटा, आपके पास डिफरेंट ढेरों एग्जांपल्स हैं। आप मुख्तलिफ चीजों को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। कंपैरिजन से भी हमें चीजों की समझ आ जाती है कि जी अच्छा, इस तरह के आप मेल स्टूडेंट्स के अकाउंट अलग कर लोगे, फीमेल स्टूडेंट्स का अकाउंट अलग कर लोगे, मॉर्निंग का डाटा अलग कर लोगे, इवनिंग का डाटा अलग कर लोगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, जिम है। अक्सर बच्चों ने जिम ज्वाइन की होती है, फीमेल्स भी करती हैं और मेल भी करते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि जी मॉर्निंग में ज्यादा फीमेल्स आती हैं या मेल आते हैं, क्या हम क्या वहां पे हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम दोनों का काउंट इकट्ठा करेंगे, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी। हमें डाटा कंपेयर करके बड़ी आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। वो जो रिजल्ट मिला है ना, वो डाटा एनालिसिस के बाद मिला है। बस ये सिंपल सी बात है। वो जो आप कंपेयर कर रहे हो, वो जो डाटा को समराइज कर रहे हो, वो जो पैटर्न निकाल रहे हो, पैटर्न क्या, आपने बोला कि जी हमने बच्चों से पूछा, बच्चों से आपने एक सर्वे लिया स्कूल के अंदर, आपने कहा कि जी हमें बताएं कि आप अगर कोई भी गेम पसंद करते हो, उसने कहा जी हाँ मुझे क्रिकेट पसंद है। बेटे आप क्रिकेट कब खेलते हो, मॉर्निंग में या इवनिंग में? बच्चा कहता है कि जी मैं सर स्कूल आने से पहले सुबह फजर के बाद खेलता हूँ। एक बच्चा कहता है कि जी सर मैं जो है वो यहाँ से जाने के बाद ट्यूशन वगैरह या अकेडमी वगैरह पढ़ने के बाद शाम से थोड़ा, मगरिब से थोड़ा पहले, यानी कि सेकंड टाइम में खेलता हूँ, इवनिंग में खेलता हूँ। इसी तरह से आपने वो सर्वे जारी रखा। आपने टोटल 50 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो सर्वे चलाया, आपने 50 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया। तो भाई आपको हर एक ने अलग अलग ऑब्वियसली आंसर देना है। एंड पे जब आप काउंट करोगे, सारा आंसर इकट्ठा कर लोगे, तो उसमें से आपको एक पैटर्न मिलेगा। क्या पैटर्न मिलेगा, क्या मॉर्निंग का पैटर्न मिलेगा या इवनिंग का पैटर्न मिलेगा। तो पैटर्न का मतलब होता है जब डाटा अपने आप को रिपीट करता है। अगर इवनिंग का डाटा ज्यादा रिपीट कर रहा है उसका मतलब है इवनिंग का काउंट ज्यादा है, अगर मॉर्निंग का डाटा रिपीट कर रहा है तो उसका मतलब है मॉर्निंग का वो पैटर्न है। तो इसलिए बेसिकली हमें जब डाटा एनालिसिस को इस्तेमाल करना है तो एक्चुअली हमें समझ लीजिए ये 3 काम करने हैं। यू मे यूज मेजर्स लाइक काउंट्स, एवरेज, फ्रीक्वेंसी। आप इन टर्म्स को भी यूज कर सकते हो डाटा का एनालिसिस करते वक्त। आप काउंट कर लें चीजों को, ठीक है, या आप एवरेज ले लें, यानी कि अगर आपने 10 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, उन्होंने आपको कोई भी एक फेवरेट अपना नंबर बताया, आपने फेवरेट नंबर पूछा, ठीक है जी, तो आपने फेवरेट नंबर लेने के बाद उसका एवरेज एक निकाला, तो आपको एवरेज आंसर मिल जाएगा कि बच्चों का ना इस एवरेज के राउंड अबाउट जो है ना उनका फेवरेट जो है वो नंबर आता है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक चीज कितनी बार हुई है। अक्सर बच्चे काउंट में और फ्रीक्वेंसी में जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। काउंट का मतलब है हाउ मैनी, टोटल टर्म्स, टोटल चीजें, टोटल आइटम्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक चीज कितनी बार हुई है। एक बच्चा हफ्ते में कितनी बार क्रिकेट खेलने गया है, ये काउंट है, ठीक है जी। और एक बच्चा जो है वो एक सिंगल गेम एक हफ्ते में कितनी बार खेलता है, एक चीज कितनी बार रिपीट करती है, एक चीज, नॉट एवरीथिंग। उसमें हम एक सिंगल चीज की अगर बात करें कि एक चीज कितनी बार रिपीट करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाउ ऑफन, कितनी बार एक चीज अपने आप को रिपीट करेगी अंडर अ स्पेसिफिक टाइम,
उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये दोनों में फर्क याद रखिएगा, तो ये टर्म्स भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यूजिंग सिंपल टूल्स फॉर एनालिसिस, देखें जी टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, डाटा को क्योंकि आपने एक्सप्रेस करना होता है तज्जिया करने के लिए, तो फिर आपका डाटा जो है ना अरेंज्ड फॉर्म में होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, तो आपको आसानी होगी। उसमें गूगल शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और या मैनुअल नोटबुक का तो मतलब ये ना कभी आप सिंपल टेबल वगैरह हाथ से बनाए, उसी के ऊपर डाटा को क्या है इस तरह से अरेंज कर लें, आपको काउंट करने में देखें ना आसानी हो रही है। क्रिकेट के 10 बच्चे, फुटबॉल को 5 बच्चे पसंद करते हैं, हॉकी को 5 बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। उन्होंने 20 स्टूडेंट्स का सर्वे किया है कि यहाँ पे उन्होंने वैसे बुक में तो एक और गेम ऐड की हुई है, मैंने वैसे उसका 20 काउंट पूरा कर दिया है। बाकी ये दो मेथड जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कंप्यूटर के ऊपर अगर आप करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर टेबल भी बना सकते हैं, चार्ट्स भी बना सकते हैं, ग्राफ बन सकता है, आप डाटा को अच्छे तरीके से जो है विजुअलाइज करवा सकते हो। फिर इसके अलावा गूगल शीट्स, इन दोनों में फर्क ये कि गूगल शीट जरा जो है वो अच्छा है इस सेंस में कि ये ऑनलाइन हमें मिल जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि इसको आपको प्रॉपर इंस्टॉल करना पड़ेगा या इसका एक अच्छा फीचर बाय करने के लिए आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वो टूल्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं दो जो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को विजुअलाइज करवाने के लिए, डाटा का रिजल्ट बताने के लिए, दिखाने के लिए, टेबल्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर आप मैनुअल तरीका इस्तेमाल कर लें। एक अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डाटा एनालिसिस की डेफिनेशन तैयार करें, ठीक है जी। इसके अलावा डाटा एनालिसिस के अंदर एक्चुअली 3 स्टेप्स कौन से हैं, सिर्फ नाम, फिर इसमें से किसी एक के ऊपर डेफिनेशन आ सकती है कि समराइजिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखे तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। या फिर इसके अलावा सवाल आ सकता है कि जी पैटर्न्स क्या होते हैं, ये कंपेयर जो है वो कंपैरिजन तो इस तरह नहीं आएगा डेफिनेटली सवाल, हाँ आप तीनों के नाम तैयार करें और इन दोनों के ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। फिर इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हमें कैसे हेल्प आउट करता है या फिर काउंट हमें कैसे हेल्प करता है, तो ये मैंने आपको जो थोड़ा सा बताया, आप उसके मुताबिक जो है ना वो कुछ नोट्स बना लें अपने। इसके अलावा यूजिंग सिंपल टूल्स में आपने सिर्फ नाम तैयार करने, इसके अलावा किसी के ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, हाँ आपको सर्वे के तौर पर, टेबल के तौर पर एग्जाम्पल साथ तैयार कर लेनी चाहिए ताकि अब आप एग्जाम्पल दे सके, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।